हमें दुनिया में पाकिस्तान की जो पहचान थी, अगर आप कहीं बाहर जाते थे तो जब बोलते थे आप शुरू में कोई कहाँ से आए हैं, तो जब आप बोलते थे पाकिस्तान से आए थे तो कहते थे कि जो बेनज़ीर भुट्टोस कंट्री। तो इस हद तक जो है पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की पहचान जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को समझती थी। तो आज हम नहायती अकीदत व एहतराम के साथ उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। और मैं समझता हूँ कि ये एक हम सब के लिए, हमारे नौजवान नस्ल के लिए है कि ऐसे निडर बहादुर लीडर जिनको जब पाकिस्तान आई 18 अक्टूबर को उनको थ्रेट्स भी थे और थ्रेट्स के बावजूद पाकिस्तान आई अपनी मुल्क में जमहूरियत के लिए, और फिर उनमें उन बुज़दिलों ने, उन दहशतगर्दों ने उनको पिंडी में शहीद किया। तब भी मोहतरमा को थ्रेट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने अवाम से दूर नहीं रहूँगी। तो पाकिस्तान में, और वाहिद अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान में, अब आजकल भले कितनी भी जमातें बन जाएं, कितनी भी जमातें अपने नए नज़रिए दे दें, लेकिन वाहिद जमात पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने जो है वो जान के नजराने दिए। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने जान के नजराने दी हों। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस पूरे पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसने जमहूरियत के लिए, अवाम के हुकूक़ के लिए, जिसकी लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दिए। तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। तो आज के दिन में हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। आज एक और पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन है। जैसे कि आपके इल्म में है कि जो अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें थीं, अमन के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसकी जो है साइनिंग्स भी हो गई, लेकिन अब उसकी जो एक और फॉर्मेलिटी वो पूरी होने जा रही है आज और कल में। तो ये भी पाकिस्तान के लिए निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सलाम पेश करेंगे अपनी पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप को, और ख़ुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि इसमें सबका रोल रहा है। ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो चीफ़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका रोल रहा है। मुल्क के तमाम सियासी क़यादत, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब वो हों, पूरे पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत की, अपोजिशन को भी मैं बोलूँगा, उनको भी सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जिस तरीके से हमारे दुश्मन ममालिक चाहते थे कि हम पे कोई और ठप्पा लगे, लेकिन आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक अमन का मुल्क के तौर पर जो है वो पहचाना जाता है कि हम पीस लवर हैं। हम वो मुल्क हैं जिसने दुनिया में बड़े जो वो ममालिक जिनके आपस में बड़े मसले थे उनको आपस में एक टेबल पे बिठा के उनको हमने जो है वो बातचीत करवा रहे हैं, और उनको हम लोग जो है वो मसाइल हल करा रहे हैं। हम अमन लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया में अमन लेके आ रहे हैं। और इस अकॉर्ड का नाम भी उन्होंने इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से किया है। तो इस्लामाबाद की आज पूरे दुनिया में जो पहचान है वो हमारी मौजूदा क़यादत की वजह से है। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मुबारकबाद पेश करूँगा, मैं चीफ़ ऑफ हमारे जो डिफेंस सर्विसेज हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने दिन रात बल्कि ना सिर्फ के पूरी दुनिया में अमन कायम करवाने में एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी जिस तरीके से रोशन करने में जो है अहम किरदार अदा किया है, वो सब जो है मुबारकबाद के मुस्तहक है। आज एक और अफसोसनाक वाक़या उसकी भी मैं जिक्र करूँगा कि हमारे रुकन सिंध असम्बली सिटिंग नईम अहमद खरल साहब, उनका रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। तो उसके इंतकाल पे भी हम सब जो हमारे नहायत ही करीबी साथी थे, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने वाले थे, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मुखालफों को बहुत इबरतनाक शिकस्त दी है। तो उनका आज इंतकाल हुआ है। तो असम्बली आज जल्दी जो है वो ख़त्म भी होगी, और वो स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे टाइमिंग, लेकिन जल्दी हम सेशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि रवायत यह है कि जी जैसे ही किसी अगर सिटिंग मेंबर की डेथ होती है तो फिर असम्बली जो है वो कॉल ऑफ की जाती है। तो आज वो भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये आज नहायत अहम दिन है, और इसमें हम उनकी जो पीपल्स पार्टी के लिए जदोजहद है और एक अच्छे जमहूरी वर्कर थे, उनके लिए हमारे सिटिंग MP थे,
تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں اور مغفرت کی دعا بھی مانگتے ہیں. اچھا شرجیل صاحب، یہاں پہ بجٹ پیش ہو رہا تھا اور آپ نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ کے پیٹھ پیچھے بہت ساری باتیں ہو رہی تھی. آپ کہاں غائب تھے؟ کون سی قیادت نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی تھی، اس کی وجہ سے غائب تھے یا کوئی کسی اور کام میں مصروف تھے آپ؟ دیکھیں جی، کون سی قیادت نہیں، میری ایک ہی قیادت ہے. ہاں، لوگوں کی کون سی قیادتیں ہوتی ہوں گی، میری ایک ہی قیادت ہے. میری لیڈرشپ اگر مجھے کوئی کام اسائنمنٹ دیتی ہے تو میں اس میں ہوتا ہوں، تو میں وہیں پہ تھا اور میری لیڈرشپ کو پتا تھا میں کہاں پہ ہوں، اور کافی لوگوں کو پتا تھا، شاید آپ کو پتا نہیں تھا. اچھا شرجیل صاحب، اپوزیشن نے سخت احتجاج کیا پہلے دن، بڑا خاموش اور مکمکاؤ والا احتجاج لگ رہا تھا. انہوں نے کہا صرف کہ شہری علاقوں کو نظر انداز کیا ہے آپ لوگوں نے، تو ایسا کیوں کیا؟ دیکھ حمید صاحب، اپوزیشن جو ہے، ایک تو میں اس اپوزیشن مانتا نہیں ہوں، اور دوسرا اس اپوزیشن کا جو اس وقت حال ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ آپس میں ہی جو ہے گتھم گتھا ہیں، آپس میں ہی وہ ہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. ہم چاہتے ہیں پولیٹیکل پروسیس چلے. میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں ہیلدی اپوزیشن ہونی چاہیے. آپ پہ تنقید کرنے والے ہونے چاہیے. ہم ڈکٹیٹر نہیں ہیں. ہمارا وہ مائنڈ سیٹ نہیں کہ ہم پہ کوئی تنقید نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر اپوزیشن تنقید کرتی ہے اچھی بات ہے. اگر ہماری کوئی تو ہماری غلطیاں بھی، کوتاہیاں بھی ہمیں بتائے، تو اپوزیشن نے تنقید کی ہے، اچھی بات ہے، آپشن کرتی رہے. لیکن جو ان کی وہ بات وہ غلط ہے. وہ بجٹ اسپیچ میں آپ سنیں گے کہ ہم بتائیں گے کہ ہم نے ہر علاقے کی سندھ کے لیے کیا کیا ہے. اور اگر سندھ میں سب سے زیادہ اگر کہیں خرچہ ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا خیال کیا جا رہا ہے تو وہ شہر کراچی ہے. شہر کراچی میں جتنا جو ہے شہر کراچی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اتنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے باقی علاقوں کے لیے شاید اب اتنا نہ کیا ہو، لیکن ہمیں سندھ کا ایک ایک انچ جو ہے ہمارے اوپر ہمارا فرض ہے اور ہم اس کو کرتے رہیں گے. یہ فرمائیں کہ ابھی یہ چند دنوں میں ضمیر عباسی اور پی آر ٹی اور یہ تمام ایشو آئے، حالانکہ مجھے جب یہ فیل ہو رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف آپ کی وزارت کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ گندم اسکینڈل اس سے زیادہ اربوں روپے کا تھا. اس کے علاوہ ایک وزیر سعید جمن کہتے ہیں کہ میری وزارت میں 20 ارب وہ کوئی بھی چیز اس کو ہائی لائٹ نہیں. لیکن یہ جو بی آر ٹی ہے خاص طور پہ ٹارگٹ ہو رہی ہے، تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کو کم کرنے کے لیے کچھ ہے یا کیا ہے؟ اچھا خیر، میں آپ کو بتاؤں، ایسا قطع نہیں ہے. جہاں تک آپ نے یلو لائن کی بات کی، آپ کو میں علم میں دے دوں کہ جو آفیسر تھا اس نے ایڈوانس پیمنٹس کی تھیں. ٹھیک ہے، ایڈوانس پیمنٹ کا کیس ہے یہ، کہ انہوں نے کانٹریکٹرس کو ایڈوانس پیمنٹیں کی جو کہ انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھیں. ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جب بھی کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ ہوتا ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنل فنڈنگ کا ہے، تو ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے. اس میں ان کو بالکل قطعی طور پہ ایک لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کنڈیشن میں پیمنٹ کرنی ہے. وہ بھی ایڈوانس پیمنٹ آپ نہیں کر سکتے. پیمنٹ کے لیے آئی پی سی ہوتی ہے. جب آپ کام کرتا ہے کانٹریکٹر، اس نے آئی پی سی دینی ہے. پھر اس کے بعد اس آئی پی سی کے بعد آپ کے کنسلٹنٹ نے وہ ویریفائی کرنی ہے. ویریفیکیشن کے بعد آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے ایڈوانس پیمنٹ کی اور انہوں نے کسی اپنے اور اتھارٹی میں ان کی تھی، لیکن وہ میں سمجھتا یہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس ہے. یہ جو ہے یہ مس اپروپریشن کا کیس ہے. تو جب ہمیں پتہ چلا تو سب سے پہلے چیف منسٹر کو اور چیف سیکرٹری کو میں نے بذات خود بتایا میٹنگ میں کہ جی یہ ایک ہے ہمارے آفیسر جو کبھی نہیں ہے. ان کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے ایڈوانس پیمنٹس کی ہیں. پھر ہم نے ہمارے محکمے کے ہم نے سیکرٹری کو بولا، اسد ضامن صاحب کو، کہ آپ رائٹنگ میں لیٹر لکھیں چیف سیکرٹری کو. یہ کمپلینٹ ہم نے رائٹنگ میں کی. یہ تو ابھی ایکشن تو اب ہوا ہے. ہم نے یہ مارچ میں ہی رائٹنگ میں کمپلینٹس کی ہوئی ہیں سارے چیز ہمارے پر، اور رائٹنگ میں لیٹر ہم نے لکھا ہوا ہے. تو اس کے کمپلینٹنٹ ہم خود ہیں. تو یہ کہنا کہ جی کوئی اور کر رہا ہے، تو اس کے کمپلینٹنٹ بھی ہم خود تھے. ہم نے کہا کہ جی یہ مس اپروپریشن کا کیس ہے اور یہ ایڈوانس پیمنٹ کا کیس ہے. اور ایڈوانس پیمنٹ اگر اور بھی کسی محکمے میں اگر ہوئی ہے آپ بتا رہے ہیں تو اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے اور ہوگا. اگر کسی اور محکمے نے میں ایڈوانس پیمنٹیں کی ہیں اس طریقے سے، تو جو ایکشن یہاں ہوا ہے ایگزیکٹلی وہی ایکشن وہاں ہم کروائیں گے. جولائی تک آپ نے بتایا تھا کہ وہ لوگوں کے لیے کھل جائے گی، آسانی ہو جائے گی، لیکن اصل بی آر ٹی کا ٹریک ہے وہ تو معاملہ سبسٹیوس ہے. وہ اس پر کام کب شروع ہوگا؟ وہ سبجوڈیس نہیں ہے. اس کی آپ ڈیٹیل بتا میں بتا دوں. کب شروع ہوگا اور کب؟ دیکھیں جی، اچھا دیکھیں دو چیزیں تھیں نا. جی جی، ہمارے دو کمپوننٹ تھے، ایک لاٹ 1 ایک لاٹ 2. لاٹ 1 جو تھا جہاں پہ بھی پرابلم ہوا ہے اور اس کو جو مکس ٹریفک لائن ہے وہ کھولی جا رہی ہے. جو ہمارا دوسرا لاٹ تھا اس میں جو آپ کا جناح ایوینیو ہے کمپلیٹلی ریڈی ہے، تیار ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں پہ بس چلنی ہے وہ بھی تیار ہے. جو باقی نمائش تک جو ہے سوری یہ جو برج آپ کی نیپا تک جو ہے وہ بھی آپ کا ہم
अगस्त तक वो भी रेडी करवा देंगे। कुछ कंपोनेंट जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर है जिसका हमने टर्मिनेट किया है, उसके 2-3 कंपोनेंट रहते हैं, उसको टेंडर के लिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को भेज दिया है कि जी हमें उसको दोबारा करने के लिए, हाँ, रीटेंडर के लिए। बाकी जो मिक्स ट्रैफिक है उसको हमने एक्सक्लूड करके G2G कर दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से परमिशन लेके FW को। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत स्पीड में काम हो रहा है, तो जो लोगों की परेशानी का काम है वो दूर है। इसमें देखें, रेड लाइन में सिर्फ ये इशूज़ नहीं थे, रेड लाइन में बहुत सारे इशूज़ थे। रेड लाइन में हमें NOCs के इशूज़ थे, हमारे जो यूटिलिटी थी उसको जो रीलोकेशन उसके इशूज़ थे, हमें के इलेक्ट्रिक से प्रॉब्लम हुआ, हमें सुई गैस से आज तक प्रॉब्लम हो रहा है, हमें जो है वहाँ पे सिविल एविएशन ने हमें जो NOCs रोकी हुई थी काफ़ी अर्से तक। तो बहुत सारे कंपोनेंट थे। मैं वही कहता हूँ कि किसी भी रिमोट एरिया में काम करना आसान होता है, बीच शहर में इतने थिकली पॉपुलेटेड एरिया में काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब लोग तकरीर करने के लिए, तनकीद करने के लिए ठीक है, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि इसके ऊपर मुकम्मल उसका ऑडिट हो, हर आदमी इसका ऑडिट करे, लोगों का भी ऑडिट हो कि किसने क्या रोल प्ले किया इस BRT को कंटिन्यू करने में या कंप्लीट करने में। हर आदमी का ऑडिट होगा, हर आदमी का क्या क्या रोल रहा है, तो सारी बात सामने हो जाएगी कि कहाँ पे कोताही थी, किस किस इदारे की कोताही थी, कौन से फेडरल गवर्नमेंट के इदारे की कोताही थी, कौन से सूबाई इदारे की कोताही थी। और मैं कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा कमीशन बना लें, बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट कमीशन बना दें और पूरे कमीशन को सारी चीज़ें बिल्कुल एक फ्री एंड फेयर करे और फिर बताए, रिपोर्ट दे कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, उसका गवर्नमेंट का कोई आदमी शामिल ना हो, भले जर्नलिस्ट भी आ जाए, कोई भी आ जाए, और फिर वो आपकी रिपोर्ट दे दे कि जी कहाँ पे क्या किसी कोताही थी। बाकी जहाँ पे नेक नीति से जितना उसको स्पीड कर सकते थे हमने किया। हमने कहा 9 महीने जो केयर टेकर की तो उसमें एक ईंट नहीं रखी, तब सब खामोश थे, किसी ने नहीं देखा, रोड खुदा हुआ था, 9 महीने तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ना अपोजिशन बोल रही थी ना कोई और बोल रहा था। तो इस तरह के इशूज हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेक नीति और अभी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला ये बताइएगा बजट आई है उसमें ज़्यादातर मुद्दे जो हैं वो पंजाब के रखे हैं, तो सिंध के लिए 2-3 मुश्किल के अलावा यानी 80% बजट वो एक ही सूबे में खर्च कर रहे हैं और 40 सूबे में पैसे भी ले रहे हैं। इसका आप क्या? ये कौन सी नई बात है भाई, ये हमें अब ये रहा है कि आप देखें कि जो मोटरवेज पे हमें होती है कि सूबाई रोड हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, फेडरल जो रोड है हमारे वो अच्छे नहीं बने हुए। जो फेडरल रोड हमारे अच्छे नहीं बने हुए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के हमारे सूबे में रोड हैं, तो वो सारा किसने बनाने हैं, वो आपने बनाने आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने। फेडरल गवर्नमेंट ने हमेशा जो है सूबा सिंध को जो है वो इग्नोर किया, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपके अगर पंजाब के एक एक शहर से 3 मोटरवेज जा रहे हैं, तो सिंध के जो मेन, और ये रोड, ये मोटरवे में हमको क्या क्या थके, ये सिर्फ ये सिंध की मोटरवे नहीं, पाकिस्तान की मोटरवे है। आप M9 से शुरू करें सखर तक, ये पूरे पाकिस्तान की मोटरवे, पूरे पाकिस्तान का गेटवे, कि पूरे जगह बना लो जहाँ पे आपका बॉटल नेक है उसको आप छोड़ दो। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की नाअहलिए, कोताही, और मैं कह सकता हूँ कभी कभी कि बदनीयती भी रही है हमेशा, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस पर अभी हमें अश्योरेंस मिली है कि इस बार पैसे रखे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल कि कोई बेहतर रिजल्ट आएगी। शर्जील साहब ये बताइएगा, ई चालान के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल चल रही है, तो ये कब तक ये सिलसिला इसी तरह जाएगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे जायज़ चीज़ होती है हम कहते हैं जायज़, जहाँ नाजायज़ होती है नाजायज़ है। किसी को भी मतलब आप एतराज़ किस चीज़ पे कर रहे हो? आप एतराज़ इस चीज़ पे नहीं कर रहे हो कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मैं शराफत से अपनी गाड़ी चलाऊँगा, मैं कोई वायलेशन नहीं करूँ। आप कह रहे हो कि यार अगर मुझे जो है वो वायलेशन करनी है, मुझे कानून तोड़ना है, मुझे कानून की परवाह नहीं है, और आपने जुर्माने बड़े किए, वो जुर्माने कम करो, तो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। मैं हमेशा बड़े मौजूद ट्रांसपोर्टर हजरात, उनको मैंने 10 दफ़ा कहा, मैंने कहा जी आपकी डिमांड गलत है। डिमांड आपकी इसलिए गलत है कि आप वायलेशन करो ही नहीं तो आपको 1 रुपया भी चालान ना हो। हम तो कहते हैं जी हमने बड़े हैवी चालान किए हैं, ठीक है, मानते हैं हमने हैवी चालान किए, और हम कहते हैं कि जी अल्लाह करे 1 रुपया भी उसमें जमा ना हो महीने में, पूरे में। अगर आप वायलेशन नहीं करोगे, नहीं आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आप कहते हैं मुझे वायलेशन भी करनी है और फिर मुझे पैसे भी भरने, तो वो फिर बात मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, मेरा ये जमाली सवाल साहब है कि यहाँ अजीब किस्म की प्रोपेगंडास होती है। हाँ, बताएं। ये भी प्रोपेगंडा है कि वज़ीर आला सिर्फ को तब्दील किया जा रहा है। एक एक्टर साहब ने भी ये बात की और उसने इनडायरेक्टली आपकी तरफ भी इशारा किया, तो क्या वज़ीर आला सिर्फ को तब्दील किया जा रहा है? अभी आपने क्या जबरदस्त बात बोली, बोला एक प्रोपेगेंडा है। जब आप जमाली साहब आप खुद कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, तो बस में जवाब देना लाजमी है या नहीं है, ये बताएं मुझे। अगर आप कह रहे हो प्रोपेगेंडा, आपका नाम लिया गया इसलिए बोल रहे मैं नाम नहीं लिया था। अच्छा खैर, दूसरी वो मैंने देखा है, वो मैंने उस टीवी के चैनल के मालिक को भी लिखा है। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको बताऊँ, मैंने उस टीवी चैनल के मालिक को भी लिखा, उस टीवी चैनल के एक और जो नंबर 2 है उसको भी लिखा, फिर उस एंकर साहब को भी लिखा। मैंने कहा जी आपने जो है वो जो खबर चले उसमें सदाकत नहीं है। और दूसरी बात देखें, अनफॉर्चुनेटली मीडिया का बड़ा एहतराम है, लेकिन मीडिया में अब कहते हैं कि अगर काम ना हो तो अपनी तरफ से बैठ के मनगढ़ंत खबरें बनाई जाती हैं।
अभी आपने इससे देखा बजट से पहले कितना था कि जी वो कौन सी 28वीं तरमीम आ गई, ये हो गई, कितने चैनल के एंकर्स ने कही बात है। ये ऑलमोस्ट आपके ऑलमोस्ट सारे बड़े छोटे चैनल में 8 बजे का और 10 बजे का शो ये था कि जी ये 28वीं तरमीम आ रही है और जी और पीपुल्स पार्टी को जो है वो ये प्रेशर और ये कहाँ गई 28वीं तरमीम। हाँ, NFC पे भी आया, कहाँ गई वो सब चीज़ें। तो माजरत के साथ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अगर मीडिया में बैठे हुए लोग ये समझें, और अब उससे ज़्यादा बढ़ गए हमारे माशाल्लाह यूट्यूबर हजरात, और जिनका बस वो क्या कहते हैं सिर्फ एक क्लिप में ऊपर हेडलाइन बनानी होती है, क्लिप में ऊपर हेडलाइन बनानी होती है जिसमें कुछ चटपटी चीज़ हो, फिर ये तब्दील हो रहा है वो तब्दील हो रहा है। कोई तब्दीली नहीं हो रही। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि अगर बैठ के घर बैठ, हर चीज़ का रोज़ाना जवाब देने का टाइम हमारे पास भी नहीं है कि आप रोज़ाना घर बैठे मन घड़त किस्म की या अपनी ख्वाहिशों पे कोई जो है वो चीज़ें बनाते रहें और हम बैठ के रोज़ाना तरदीदें करते रहें, स्टेटमेंट निकालते रहें। आपका अगर वो क्लिप किसी ने नहीं देखा तो हमारा क्लिप रोज़ पूरी दुनिया देखे। तो इसका मकसद ये मेरे भाई कि हमारे कुछ जो हैं वो एंकर हजरात साहिबान जो हैं वो उनकी आदत है, मैं उनकी बड़े एहतराम के साथ, आप पता है कि हमने पीपल्स पार्टी ने बद से बदतरीन भी मीडिया ट्रायल को बड़े एहतराम और इज़्ज़त के साथ जो है वो किया है। अब इसमें वैसे दूसरी एक चीज़ है वो पीका लगता है, लेकिन मैं पीका वाली बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि हम पीपल्स पार्टी पर्सनली हम पीका पर यकीन नहीं रखते कि बिल्कुल मैं विलिंग नहीं हूँ, बिल्कुल विलिंग नहीं हूँ। मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, ये फैसले पार्टी ने करने। एक बेहतर वज़ीर आला आपके पास मौजूद है जो कि वज़ीर आला जो परफॉर्मेंस दे रहा है, आप पाकिस्तान के 4 वज़ीर आलाओं का मुआवजा कर रहे हैं, आपको एक बेहतर वज़ीर आला मिल रहे हैं, तो फिर आपको क्यों खामखा चेंज। हाँ, चेंज जब आती है जब आप कुछ चीज़ें आपकी ख़राब हो रही होती हैं, आपकी चीज़ें दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो ये वही ख्वाहिशी जो है चीज़ें, और आपको बताऊँ कि अगर उनको सोचें ना तो वो मैं समझता हूँ अगर उनके पूरे प्रोग्राम के वो लफ्ज़ देखें कि जी कि एक तैयार है, एक तैयार नहीं है, एक राजी नहीं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये और किसी के खिलाफ नहीं, ये मेरे खिलाफ साजिश है। ये किसी और के खिलाफ नहीं, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जब भी इस तरह की बातें की जाती हैं हम समझते हैं ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है कि जी आप कहते हैं कि 2 लीडर हैं, एक लीडर को पसंद है, एक लीडर को पसंद नहीं। तो ये कोई जो फरमाइशी प्रोग्राम नहीं होता, ये फिर दूसरे तरीके का फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि जी अगर आपको किसी के खिलाफ साजिश करनी तो आप बोले जी आपसे एक लीडर राजी, एक लीडर राजी नहीं है। तो ये तरह की जो है वो साजिश की जाती है, बस इसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बिजली और गैस की बड़ी लोड शेडिंग है कराची में, देखा जाए तो वहीं पे जो है 16-12 घंटे लोड शेड, चाहे गैस हो चाहे बिजली हो। इस पे आप क्या आपको खत लिखेंगे या क्या करेंगे? देखिए जी, हम खत लिखे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने खत पे लिखे, हमने पानी पे भी, आपने पानी को भूल गए। सिंध में जो है बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, गैस की लोड शेडिंग ज़्यादा है, पानी का हिस्सा जो है वो 20-25% जो हमें कम मिल रहा है, उस पर अरसा को खत भी लिखा वज़ीर आला साहब ने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं ज़्यादतियाँ, इस पर हम लोग जो है अपना मसला रेज़ भी कर रहे हैं और हम सबको बता भी रहे हैं कि जी ये ज़्यादतियाँ ना होती रहें और सिंध को उसके जो उसका जायज़ हकूक़ है उसको मिलते रहते हैं। असेंबली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सिंध में जो है ना यूनिट्स बनने चाहिए और मुल्क में यूनिट्स बनने चाहिए, एक बेटा है 4 बेटे हैं, ये समझ गया, तो क्या बोल रहे हैं? समझ गया, आप किसी बात करें, बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं, बोलने तो क्या करेंगे, बोलने तो मैं कहता हूँ कि जी फलां जगह के 50 यूनिट बन जाए तो नहीं बनते ना। हर चीज़ का एक आइन में एक तरीकाकार लिखा है, पहले आप ऊपर से पहले सिंध असेंबली ने इसको पास करना है 2/3 मेजॉरिटी से, फिर आपके पास नेशनल असेंबली सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी हो। जिसको शौक है वो करारदाद ले आए, उसका जवाब और अशर अपना खुद देख ले। हाँ जी, बहुत ये सबसे कश्मीर का मामला भी बड़ा जी देखिए जी गिलगित बल्तिस्तान इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी हुकूमत बना रही है और PMLN जो है वो उसने अनकंडीशनल सपोर्ट की है पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए। और आप देखें कि मैं आपको एक बात बताऊं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर लिटरेसी रेट है तो वो कहाँ है, ये सारे आप साफ ही बैठे में पूछ रहा हूँ, वो गिलगित बल्तिस्तान में है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट गिलगित बल्तिस्तान में है, क्राइम कम से कम है। तो मैं समझता हूँ सब लोग, हमारे पूरा पाकिस्तान में हर आदमी हमारा मौजूद है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ज़्यादा शऊर रखने वाली है। और उसने इन हालात में जब फेडरल गवर्नमेंट किसी और की थी फिर भी उन्होंने पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ी तादाद में जितवाया। गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मोहतरमा आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा के जो कैंपेन चली, लोगों ने बहुत तारीफ़ की, लोग
जो है पीपल्स पार्टी को प्यार करते हैं, लोग शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को प्यार करते हैं, लोग शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बहुत बड़े अकीदतमंद हैं। तो उस आवाम ने जो फैसला दिया वो पीपल्स पार्टी के हक़ में दिया। तो तभी तो हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। तो यही वजह है कि आप पीपल्स पार्टी को ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो है वो वहाँ पे सीट जीती और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुकूमत बनाएगी। कश्मीर का जी मसला चल रहा है और कश्मीर पे जो है वो मुशावरत भी चल रही है और सब चाहते हैं कि हालात बेहतर हों और बेहतर हालात के साथ आगे बढ़ा जाए। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कैमरामैन एसोसिएशन को कि आप मुंतखब हुए हैं और अल्लाह आपको जो है वो खुश रखे और जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जरिए जो भी चीज़ होंगी आपकी इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ठीक है। थैंक यू सर।